गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर जीएसटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 15 है। ध्यान रखना, जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं गुड्स और सर्विस के रूल अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन जब वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो गुड्स और सर्विस के लिए कॉमन रूल ही बता रखे हैं सेक्शन 15 में। एक ही जगह पे सब कुछ कवर कर रखा है। हालांकि रूल इसके अलग से बने हुए हैं, वैल्यूएशन रूल्स, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सीए इंटर में वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसका रेलेवेंस क्या है। हमारा जो जीएसटी है ना, इट इज एन एड वॉलरम टैक्स, वैल्यू पे लगता है, वो सप्लाई की वैल्यू पे ही चार्ज होता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं ना, इट इज विदाउट जीएसटी, उस वैल्यू पे जीएसटी लगता है और फिर वो आती है टोटल, मतलब जो आप टोटल प्राइस कह लो या जो भी मर्जी हो, पर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज विदाउट जीएसटी। वैल्यू ऑफ सप्लाई वो वैल्यू है जिसपे जीएसटी लगना है। तो इस चैप्टर में हम वो समझेंगे कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन कैसे होता है। थ्योरी पढ़ लेना पर, लेकिन अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से आता मेनली न्यूमेरिकल ही है। पर न्यूमेरिकल में जब वो सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही बहुत प्रॉपरली हर पॉइंट का नोट लिखता है, तो नोट आप तभी प्रॉपर लिख पाओगे अगर आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होगी। तो दोनों चीजें ही आपको अच्छी करके जानी पड़ेंगी। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं। सेक्शन 15 में ना सबसेक्शन 1 है, जो क्या बोलता है सुनना, बड़े प्यार से बोलता है कि वैल्यू ऑफ अ सप्लाई जो होगी ना, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। और ट्रांजैक्शन वैल्यू को साथ में डिफाइन कर दिया, विच इज द, ये उसी की डेफिनेशन आ गई। तो डिफाइन ट्रांजैक्शन वैल्यू इसी में मिल जाएगा। क्या? एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल फॉर द सप्लाई वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सुनिएगा, कहते देखो, सप्लायर ने रेसिपिएंट के साथ जितना प्राइस तय करा होगा ना, एक्चुअली पेड और पेबल, चाहे पे हो गया चाहे पे होना है उस सप्लाई का, हम उसी को ही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे और वही ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप मार्केट में गए, आपने मार्केट से कोई चीज खरीदी, जितने में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितने की खरीदनी है, वही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसी पे जीएसटी लग जाएगा। बस शर्त दो बोल रहे हैं हम। एक तो ना सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिलेटेड में ना इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इनको लगता है रिश्तेदार हैं आपस में, तो ये ना वैल्यू वगैरह सप्रेस करेंगे जीएसटी बचाने के लिए। तो इसीलिए रिलेटेड पर्सन का मीनिंग मैंने सप्लाई में भी बताया था कि सेक्शन 15 में डिफाइन करा हुआ है। तो यहां पे आपको ये रिलेटेड पर्सन का मीनिंग ये पड़ा हुआ है सारा, ये रिलेटेड पर्सन का मीनिंग है। ठीक है, खैर, तो अगर तो सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड हुए ना, फिर हमें आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एतबार नहीं है, फिर हम अपने रूल्स लगवा के वैल्यूएशन करवाएंगे। और ऐसे केस में भी हमें आपकी वैल्यू पे एतबार नहीं है जहां जो प्राइस है ना वो सोल कंसीडरेशन नहीं है, यानी प्राइस के साथ साथ कुछ और कंसीडरेशन भी चार्ज कर रहे हो आप रेसिपिएंट से, फिर मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैसे मान लूं वैल्यू। यानी ट्रांजैक्शन को वैल्यू तभी वैल्यू बनाया जाएगा सप्लाई की, एक, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, नंबर 2, प्राइस इज सोल कंसीडरेशन, तो मैं आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को मान लूंगा, वरना मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, फिर मैं रूल्स लगवा के वैल्यूएशन करवाऊंगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को आपने वैल्यू एक बार चलो मान लिया, पर इसमें भी ना 15(2) सेक्शन बोलता है कि इसमें कुछ चीजें मैं इंक्लूड करूंगा, ए बी सी डी ई, और कुछ चीजें मैं एक्सक्लूड करूंगा, ए और बी। बस मेन यही आपका चैप्टर है 15(2) ए बी सी डी ई। इसमें क्या है, क्या क्या वैल्यू में ऐड करना है, और 15(3) ए बी, क्या क्या वैल्यू से छोड़ देना। जो 15(4) और 15(5) है ना, ये दोनों आप कर सकते हैं इग्नोर। ये दोनों प्रिस्क्राइब्ड की बातें करती हैं, प्रिस्क्राइब्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, रूल्स की बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेन बस आपने अच्छे से 15(2) 15(3) पढ़ना है और फिर थोड़ा सा रिलेटेड पर्सन का मीनिंग पढ़ लेना है, फिर 2-3 सर्कुलर है, चैप्टर खत्म। तो आइए देखते हैं पहले 15(2)। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज किसी भी लॉ में लगा हो, पर जीएसटी लॉ छोड़ के, कौन सा लॉ छोड़ के, जीएसटी लॉ, अगर सेपरेटली भी चार्ज कर रहा है ना सप्लायर, मतलब जैसे आपने, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें एक तो टिकट के फीस, टिकट की वो आ गई चार्जेस वगैरह, एक उन्होंने ना अलग से कोई एटीएफ के नाम से कोई टैक्स ले लिया आपसे, चाहे अलग से ले लिया, पर वो जीएसटी लॉ का टैक्स तो नहीं है ना, वो भी टिकट की वैल्यू में जुड़ के आप जीएसटी लगाओगे। जीएसटी छोड़कर कोई भी टैक्स ले लिया सामने वाले ने, वो वैल्यू का पार्ट है।
कोई भी जीएसटी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो। और इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जब 100 रुपए वैल्यू होती है ना, जब 100 रुपए वैल्यू होती है, आप 9 रुपए सीजीएसटी लगाते हो, 9 रुपए एसजीएसटी लगाते हो। आपने कभी ये नहीं बोला 100 पे लगाओ सीजीएसटी, 9 रुपए 109 पे लगाओ एसजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी नहीं बनेगा वैल्यू का पार्ट। लेकिन बताओ, अगर 100 रुपए की वैल्यू में उन्होंने कोई 8 रुपए का कोई और टैक्स चार्ज कर रखा है, तो 108 रुपए पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। और ये जो वर्ड है ना, इफ सेपरेटली चार्ज बाय द सप्लायर, इसका रेलेवेंस सिर्फ ना ऐसे समझना कि अगर लोग कहेंगे अगर वो सेपरेटली चार्ज कर रहा है यार, तब तो कम से कम जीएसटी ना लगाओ उसके ऊपर जो टैक्स है। मैं कह रहा हूं अगर वो सेपरेटली चार्ज नहीं करेगा फिर तो वैसे ही वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। अगर वो सेपरेटली भी चार्ज कर रहा है तो भी वैल्यू में जोड़ देना है। इसे ऐसे इंटरप्रेट करना। और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, अब रेंटल चार्जेस तो ले ही रहा है, साथ में उसने बोला लोकल अथॉरिटी को ना म्युनिसिपल टैक्स भी देना है, तो मैं म्युनिसिपल टैक्स भी आपसे लूंगा, लैंडलॉर्ड कह रहा है, तो रेंट प्लस म्युनिसिपल टैक्स जोड़कर जीएसटी लगेगा। तो ये जो हमारी वो होती थी ना, वैसे तो कोई टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो वैसे यहाँ पे वायलेट हो रहा है, बट लॉ कह रहा है ठीक है जीएसटी पे तो नहीं लगा रहा ना जीएसटी, बाकी ऊपर तो लगा ही सकता हूं। तो ये है आपका पहला पॉइंट, पढ़िएगा इसको अच्छे से। दूसरा सुनिएगा, दूसरा, अब दूसरे में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये ना हम ये बोलते थे कि मान लो कई जगह पे ना ऑब्लिगेशन सप्लायर की होती थी, सप्लायर इज लायबल टू पे, लेकिन उसने पे करवा दिया रेसिपिएंट से, और आपको पता है प्राइस में उसने कम कर दी वैल्यू। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, हम बोले यार फीस तो आप कम दे दो, लेकिन ना हमारी जो बुक्स हम प्रिंट करवाते हैं आपके लिए उसकी पेमेंट कर देना यार जरा। ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि लॉ मेकर्स जानते हैं कि ये ना जो बुक्स देने की जो ऑब्लिगेशन थी ये इंस्टीट्यूट की थी, तो बुक वाले को पेमेंट भी इंस्टीट्यूट को करना चाहिए था। या तो पहली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता कि हम तो सिर्फ पढ़ाएंगे, बुक्स अपने आप लेनी है आपने, जैसे स्कूल वाले कहते हैं बुक्स अपनी लेके आओ। फर्क होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लगेगा कि क्या सप्लायर लायबल टू पे था, क्या कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट डे वन से ही आपका ऐसा है कि आप फीस पे करो, सारा पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, इंक्लूडिंग रिवीजन लेक्चर, इंक्लूडिंग आपके जो भी है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे सप्लायर की लायबिलिटी थी पे करने की, लेकिन वो आपने रेसिपिएंट से पे करवा दी और सप्लायर रेसिपिएंट से कम पैसे ले लिए, तो इट इज एज गुड एज कि रेसिपिएंट ने आपको ही सप्लाई पेमेंट कर दी है, तो ये आप वैल्यू में जोड़ लेना अपनी, इससे आप बचा नहीं पाओगे जीएसटी। क्योंकि जीएसटी बचाने के लिए ना लोग तरह तरह के तरीके हथकंडे अपनाते हैं कि यार ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, उस हिसाब से लॉ बनाया हुआ है। तो ये आपको काफी पॉइंट्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छी खासी। उदाहरण के तौर पे एक मैं फ्रेट का अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे सप्लायर ने कई बार गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ये बोल दिया कि आपके प्रेमिसेस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, रेसिपिएंट के प्रेमिसेस तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अब सामान तो उसने पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन बाद में वो बोल दिया फ्रेट तू पे कर दे यार उसको, ट्रांसपोर्टर को, मैं तेरे से पैसे कम चार्ज कर लूंगा गुड्स के। तो वो जो फ्रेट उधर से गई है ना रेसिपिएंट के पास से ट्रांसपोर्टर के पास, वो भी सप्लायर की वैल्यू में जुड़ जाएगी, क्योंकि सप्लायर ने अपनी वैल्यू सप्रेस कर रखी है रेसिपिएंट से वो पेमेंट करवा के। इस तरह की बातें आपको प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। बस इतना ध्यान रखना, जहां भी सप्लायर लायबल टू पे था लेकिन रेसिपिएंट से पे करवा दिया और फिर सप्लायर ने पैसे कम चार्ज कर लिए उस सप्लाई के, वो वैल्यू में जुड़ जाएंगे, वो वैल्यू में जुड़ जाएंगे। रीडिंग करके देख लो एक बार। आई होप आपको इसकी रीडिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है। फिर पॉइंट सी, ये तो पता क्या है, जिस टाइम पे सप्लाई हो रही होती है ना उसी टाइम कुछ इंसिडेंटल खर्चे, जैसे कि कमीशन। अब ये कमीशन पता क्या है, जैसे मान लो सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो सामान बेचा किसी एजेंट के थ्रू बेचा, तो उसको कमीशन भी लग रही है सप्लायर को, उसने कमीशन भी चार्ज कर ली कस्टमर से कि भैया ये भी मैं आपसे लूंगा, ये सब इंसिडेंटल खर्चे में आ जाएगा। इवन मतलब ये ना, वरना कई लोग क्या करते हैं
कि ना जो खर्चे हो रहे हैं उसको लेस करने की कोशिश करते हैं कि ये तो मैंने कमीशन का लिया है, इस पे थोड़ी जीएसटी लगेगा। अरे ये इनकम टैक्स थोड़ी है कि आप खर्चे लेस करके बाकी पे लगाओगे जीएसटी। या कई बार क्या होता है, आपने कोई सामान लिया, आपने उसे बोला इसकी पैकिंग भी कर दो, तो अगर पैकिंग भी वो साथ में ही कर रहा है तो इंसिडेंटल है, तो वो पैकिंग के चार्जेस ले रहा अगर मान लो, तो उस पर कोई अलग पैकिंग चार्जेस का जीएसटी रेट नहीं लगेगा, गुड्स की वैल्यू में ही वो शामिल हो जाएगा। क्योंकि देखो इन सब में ना एक बात दिखाता हूं मैं क्या लिखा है, इंसिडेंटल खर्चे, ये तो इसके एग्जांपल हो गए। चलो, चार्ज बाय सप्लायर टू अ रेसिपिएंट एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, किस टाइम पे चार्ज कर रहा है वो, एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी। इसमें ना दुनिया भर के चार्जेस, जैसे मान लो सामान बेचते हुए वो कह रहा है वारंटी चार्जेस लूंगा मैं आपसे, अगर आपने वारंटी को एक्सटेंड करवाना है आई विल चार्ज मनी एक्स्ट्रा, वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, अगर मान लीजिए सामान सेल हो चुका, सामान सेल हो चुका और उसके बाद जाके आप उसकी कोई वारंटी एक्सटेंड कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप है, मैं अब उसकी वारंटी एक्सटेंड करवा लूं पैसे देकर, वो थोड़ी ना लैपटॉप की गुड्स में जाके ऐड होएगा वैल्यू में, वो तो अलग से सर्विस होगी ना। लेकिन सेल के टाइम पे जो पैसे लिए गए थे इंसिडेंटल किसी भी नाम से, बड़े लोग क्या करते हैं, अपनी मेन कंसीडरेशन कम कर देते हैं गुड्स की और अलग अलग चार्जेस के नाम से पैसा लेते रहते हैं कि ये गुड्स का नहीं है, ये तो उसका है, ये तो इसका है। वेमेंट चार्जेस, जैसे मान लो गुड्स की वेमेंट करवानी है तो उसके चार्जेस ले लिए, उसको धर्म कांटा तक लेकर के, मतलब धर्म कांटा से वो करा तो उसकी वेमेंट चार्ज ये भी ऐड कर दो वैल्यू के अंदर। एक वो पुराने ना जो सीएसटी वैट वगैरह होते थे उसमें क्या होता था, धर्मादा चार्जेस, ये बुक में है नहीं, धर्मादा चार्जेस। जैसे मान लो कि वो कहता है जी धर्म के नाम पे कुछ आप दान कर दो, मैं आपको गुड सेल कर रहा हूँ, 100-200 रुपए की पर्ची कटवा लो, ये भी ऐड हो जाएगा वैल्यू के अंदर, सब जुड़ जाएगा इंसिडेंटल खर्चे। तो आपकी बुक में इसके काफी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, उसको प्लीज रिवाइज करना। बस इंटेंट समझ लो क्या है, जो भी सप्लायर ने चार्ज करा सेल के टाइम पे या उससे पहले गुड्स और सर्विस के रिलेशन में, सब वैल्यू का पार्ट है। वो किसी भी नाम से दिखाता रहे, वो किसी भी नाम से दिखाता रहे। अब हम अपनी स्प्लिट कर दें फीस, हम कहें नहीं नहीं हमारी कोचिंग फीस इतनी नहीं है, हम तो इसके पैसे ले रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, जो भी पैसे हम उससे रिलेशन में ले रहे हैं ना, सब हमारी सर्विस की वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे, सब हमारी सर्विस की वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट तो बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे रिवीजन लेक्चर में हमने डिस्कस किया, 15(2)D, कि अगर कभी भी कंसीडरेशन लेट होती है आपकी, उसका इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी आप चार्ज करते हो, वो भी वैल्यू का पार्ट बनती है, मेन गुड्स या सर्विस की वैल्यू का ही पार्ट बन जाएगी। यानी सोचो इसको अलग से सर्विस नहीं मानना आपने, अगर मैंने गुड्स बेचे, सामने वाले ने पेमेंट लेट कर दी, उसका इंटरेस्ट भी गुड्स की तरह टैक्सेबल होएगा। कौन से गुड्स, जो आपने मेन बेचे होंगे, उसी की वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। और एक इंटरेस्ट मैं पहले भी रिलेट करके रहा हूं कि अगर डिपॉजिट्स, लोन्स या एडवांसेस का इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है एंट्री नंबर 27 में, एग्जम्पशन एंट्री में, वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग है। ये सप्लाई की वैल्यू का ही पार्ट बन रहा है। कौन सा इंटरेस्ट है बोलो, ये डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का। और इसमें हम एक पॉइंट और बोलते थे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में कि इसका जो इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी जो मिलती है ना, रिसीट बेसिस पे इसका टीओएस निकलता है, और इसकी हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन भी करके चलते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्योंकि जितना हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है हम मानते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बाकी आजकल के क्वेश्चंस में क्लियर किया होता है आईसीआई ने। और एक पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़े सारे क्वेश्चंस में मिलता है आपको, कि अगर सब्सिडी मिलती है सरकारों से, ध्यान रखना यहां सिर्फ सीजीएसजी है, एलए नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अगर सरकारों से सब्सिडी मिलती है, वो तो कभी भी नहीं आपने जोड़नी वैल्यू के अंदर, क्योंकि यहां पे एक्सक्लूडिंग है। मजे की बात है, वैल्यू इंक्लूड्स का एक्सक्लूड्स है, ये ऊपर वैल्यू इंक्लूड्स चल रहा है पर इंक्लूड्स का क्या है, एक्सक्लूड्स। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि भैया जब भी सरकारें सब्सिडी देंगी सीजीएसजी, उसको हमने कभी वैल्यू में नहीं जोड़ना। लेकिन अब आगे सुनो, अगर हमें किसी और से सब्सिडी मिल रही हुई तो ना आगे दो केस बनेंगे, सुनना ध्यान से।
जैसे मान लो किसी एनजीओ ने सब्सिडी दे दी हमें, अब एनजीओ ने अगर सब्सिडी दे दी हमें लमसम कि ये लो 10 लाख रुपए और बिजनेस करो बढ़िया से, ये नहीं वैल्यू में जुड़ेगा। यानी सिर्फ वो सब्सिडी हम वैल्यू में जोड़ के आएंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस है। अब ये क्या होती है डायरेक्टली लिंक टू प्राइस? मतलब आप ये मशीन फलानी पार्टी को इतने में बेच दो, हमने कहा देखो जी 12 लाख हमारी लागत है, वो कहते कोई नहीं 10 लाख में बेचो आप। हमने कहा अच्छा हमारा कैसे गुजारा चलेगा? 3 लाख रुपए मुझसे पकड़ो आप सब्सिडी, 12 लाख आपकी लागत थी ना, 10 लाख तो आपको कस्टमर से मिल गया, 3 लाख हमने दे दिया उस मशीन का। यानी आपने 10 लाख की मशीन क्यों बेची? क्योंकि 3 लाख की आपको सब्सिडी मिल रही थी। ये सब्सिडी होती है लिंक टू प्राइस। यानी जिस सब्सिडी के मिलने की वजह से आपने अपने गुड्स या सर्विस की वैल्यू को कम कर रखा है, वो सब्सिडी वैल्यू में जाके ऐड होगी। पर वो भी सब्सिडी सिर्फ कब ऐड होगी? अगर मिल रही है सीजीएसटी के अलावा से, एलए से भी मिल रही हुई तो भी आप ऐड कर दोगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन आपको ना कई बार सब्सिडी देता है अदर देन सीजीएसटी की, पर वो लिंक टू प्राइस नहीं होती, फिर उसे क्यों जोड़ोगे आप वैल्यू के अंदर? जैसे क्वेश्चन में आता है सब्सिडी गिवन टू प्रमोट बैकवर्ड एरिया में प्रोडक्शन, अब ये कोई लिंक टू प्राइस थोड़ी है। सब्सिडी गिवन टू इनकरेज वुमेन वर्कफोर्स की वो बढ़ाना पार्टिसिपेशन, अब ये कोई लिंक टू प्राइस थोड़ी है। किसी से भी मिल रही हो ये सब्सिडी, आप इसे वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। बाकी इसके क्वेश्चंस की ना इंटरप्रिटेशन ध्यान से पढ़ लेना कि कैसे लिखा हुआ है उसको, वो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दैट यू नीड टू रिवाइज। और एक एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू, उस सप्लायर की जो सब्सिडी रिसीव करेगा, वो तो है ही, क्योंकि जिसको सब्सिडी मिलेगी उसी की वैल्यू में जाके वो ऐड होएगा। कई बार ना सब्सिडी का तरीका ये भी होता है कि सप्लायर तो पूरे पैसे ले लेता है कस्टमर से, कस्टमर के पास सब्सिडी आ जाती है, फिर वो थोड़ी ना अलग से आप सप्लायर के लिए जोड़ोगे, क्योंकि सप्लायर ने तो पहले ही पूरे पैसे चार्ज कर लिए। कस्टमर को सस्ता देना था तो सब्सिडी अलग से कस्टमर को रिफंड होगी, तो वो सप्लायर की वैल्यू में से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी उसकी। खैर, अब 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सप्लाई की वैल्यू से बाहर हैं। पहला, अगर आप डिस्काउंट देते हो सप्लाई के टाइम पे ही या उससे पहले ही, और उसको आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड भी कर रखा है। अब देखो इनवॉइस में रिकॉर्ड करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने इनवॉइस ही नेट ऑफ डिस्काउंट बना दिया, तो भी डिस्काउंट में रिकॉर्ड ही हो गया ना एक तरह, फिर तो जितने का आपने इनवॉइस बनाया उतने पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन एक तरीका हो सकता है आप बोलो अच्छा सामान है 1 लाख का, लेकिन मैं 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 90,000 का मैंने बिलिंग करी तो भी 90,000 पे जीएसटी लगेगा। अगर मैं सीधा 90 का बिल बनाऊंगा तो भी 90 पे जीएसटी, अगर मैं 1 लाख माइनस 10,000 लिख के 90,000 लिखूंगा तो भी 90 पे जीएसटी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान से करना, सुनो, जनरल रूल क्या है? अगर मैं डिस्काउंट देता हूं सप्लाई होने के बाद, हम उसे वैल्यू में से लेस नहीं करते। द ओनली एक्सेप्शन इज हियर, अगर आफ्टर सप्लाई आपने डिस्काउंट करा है लेकिन वो डिस्काउंट 2 कंडीशंस पूरी कर रहा है, दोनों में एंड है, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी कर लेता है ना डिस्काउंट, तो आप वैल्यू में से हटा देना। अब आप कहोगे सर अजीब सी बात कर रहे हो, बिलिंग तो पहले होगी थी, वैल्यू तो पहले निकल गई थी, अब डिस्काउंट बाद में दे रहे हो, अब कैसे वैल्यू में से हटा लें? बात सही है आपकी, एक्चुअल में उस वैल्यू में से नहीं हटता। जैसे मान लो पुराना मंथ का बिलिंग था, अब अगले मंथ में भी तो वैल्यूएशन तो हो रही है ना जिसपे जीएसटी भरना है, वो उस महीने की वैल्यू में से हट जाता है। यानी आउटपुट टैक्स कम कर लेते हो आप अपना, क्योंकि बैक डेट में जाके वैल्यू नहीं छेड़ते आप। बैक डेट में जो वैल्यू पे टैक्स पे हो गया, डिस्काउंट तो बाद में दिए ना आपने, तो अगले महीने में जब डिस्काउंट दिया है उस महीने की वैल्यू में से कम कर लेते हो आप। अलाउ तो कर रहा है ना वैल्यू कम करना, वरना अलाउ ही ना करता तो फिर कुछ ना कर पाते आप। 2 कंडीशंस, पहला, एक तो ये डिस्काउंट आपने एग्रीमेंट में ही एंटर कर रखा था, जो सप्लाई से पहले ही आपने एग्री कर लिया था। चेक करो, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई।
यानी एग्रीमेंट पहले ही बन जाना चाहिए सप्लाई के टाइम पे, और ये एग्रीमेंट भी ऐसा होना चाहिए, सुनना, जो स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इनवॉइसेस हो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आज अगर मैंने आपको बिलिंग करी, मैंने आज ये एग्रीमेंट कर लिया कि अगर आपने पूरे साल में इससे ज्यादा की मेरी सेल करवा दी तो मैं इन इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। लिंक्ड टू इनवॉइस होना चाहिए, लमसम डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसका लॉजिक है, क्योंकि ना जो इनवॉइस पे आपने पहले टैक्स चार्ज किए थे उसके आईटीसी भी ले रखे हैं सामने वाले ने, वो आईटीसी भी रिवर्स करने होते हैं रेसिपिएंट ने, तो अगर वो लिंक टू इनवॉइस होगा तभी आईटीसी वगैरह रिवर्स हो पाएगा। लमसम डिस्काउंट नहीं होना चाहिए कि चलो ईयर एंड पे ठीक है आपको मैंने इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो जितनी मैंने बिलिंग करी थी देख लो किसमें से डिस्काउंट मिला मुझे पता ही नहीं। आई शुड नो एज अ रेसिपिएंट एंड आई शुड नो एज अ सप्लायर कि मैं किन इनवॉइस में से क्या दे रहा हूं डिस्काउंट, ताकि उसी जीएसटी का रिवर्सल हो पाए जो मैंने उस इनवॉइस में चार्ज किया था। क्योंकि डिफरेंट इनवॉइसेस में क्या पता डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी हो, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो। तो एक तो ये कंडीशन यहां पे ध्यान देनी है। दूसरा, अब सोचो अगर 1 लाख की बिलिंग हुई थी पहले, तो 1 लाख पे 18,000 का जीएसटी लिया था आपने, सप्लायर ने 18,000 जमा करवा दिया होगा, रेसिपेंट ने 18,000 का आईटीसी ले लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बाद में इसी 1 लाख में से 10,000 का डिस्काउंट हो गया जो पहले से एग्री हुआ था, तो भाई उस 10,000 का सप्लायर कम कर रहा है ना जीएसटी, तो आईटीसी भी सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ये दूसरी कंडीशन है। ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो ही ये डिस्काउंट सप्लायर रिवर्स कर पाएगा या एक्सक्लूड करवा पाएगा, वरना डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होगा। चलो वैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। जो लिखे ना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर, बताना यहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता होगा सप्लायर। देखते हैं आप क्या आंसर, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट? क्रेडिट, क्योंकि सप्लायर जब और पैसे चार्ज कर रहा होता है तब डेबिट नोट होता है रेसिपिएंट से, लेकिन जब सप्लायर ने कम करना होता है तो क्रेडिट नोट। यानी कौन से क्रेडिट नोट, कौन से नोट की बात होगी? क्रेडिट नोट। और ये पता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट कहां था? सेक्शन 34, सेक्शन 34 में ये कॉन्सेप्ट था जीएसटी लॉ के। अब देखते हैं हमारे पास बची कुची बातें क्या हैं। 2 बातों को तो हमने छोड़ ही दिया है। रिलेटेड पर्संस का मीनिंग प्लीज आप पढ़ लेना, आपस में ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं बिजनेस के। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैंने बताया ही था। ये कुछ पॉइंट कंट्रोल वाले हैं और एक पॉइंट फैमिली वाला है इसके अंदर, फैमिली मेंबर वाला, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स ना लिख लो, फैमिली में कौन कौन आता था? फैमिली में कौन कौन आता था? फैमिली में आते थे स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ध्यान रखना यहां, ग्रैंड पेरेंट्स, इफ डिपेंडेंट, सारे सारे डिपेंडेंट होने चाहिए बंदे पे तो ही उसके रिलेटेड पर्सन बनेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, इस पॉइंट को। तो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लेना। आइए छोटे छोटे सर्कुलर देख लेते हैं क्या क्या है। एक सर्कुलर तो हमने ना उसमें भी कवर कर लिया था, सप्लाई में या चार्ज में कहीं नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस को ना आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मैंने उसमें क्या बताया था टॉलरेटिंग एन एक्ट वाले के साथ, कि लोग बोले कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ठीक है, या इंश्योर्ड कह रहा है कि मैं टॉलरेट करने को तैयार हूं कि या ऐसे बोल लो कि मैं रिफ्रेन कर रहा हूं, मैं क्लेम नहीं ले रहा, आप मेरे को नो बोनस दो। ऐसा नहीं सोचना, आप इसे डिस्काउंट की तरह सोच के चलो। और 15(3)(a) वाली डिस्काउंट है, तो अगले साल का जब वो प्रीमियम ले रही है ना इंश्योरेंस कंपनी, उसमें से जो नो क्लेम बोनस लेस कर रही है, लेस करके जो वो प्रीमियम ले रही है उस पर जीएसटी लग जाएगा। ये पॉइंट है एक तो। अब ये पॉइंट समझना अच्छे से, टीसीएस वाला, पर ध्यान रखना टीसीएस इनकम टैक्स एक्ट वाला, जरा याद तो करें इनकम टैक्स एक्ट। टीसीएस किन पे लगता था?
याद करो, एक तो वो जो हमारे थे क्या नाम है, स्क्रैप वगैरह कुछ, वो लिग्नाइट आयरन वो सारे जो, और एक मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर वाली, उससे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 12 लाख की गाड़ी बिक रही है, अब 12 लाख की गाड़ी 10 लाख से ऊपर की होगी, उस पर टीसीएस भी कलेक्ट करता है सेलर, आपको 1%, बिल्कुल सही। तो आपको पता है टीसीएस की अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि टीसीएस इज, क्योंकि इस पर पता लोग क्या बोलते थे, वही वाला पॉइंट लगा दो, एनी टैक्स ड्यूटी सेस और फी अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी, गलत हो जाएगा। टीसीएस कोई अलग से टैक्स नहीं वसूल कर रहे, वो तो जस्ट एक इंटरिम लेवी होती है। रेसिपिएंट ने जिसने गाड़ी ली होती है ना, बाद में उसकी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट हो जाता है वो। तो टीसीएस इनकम टैक्स एक्ट वाले को आपने कभी जीएसटी में शामिल नहीं करना, यानी जीएसटी उस पर नहीं लगाना। अगर 12 लाख की गाड़ी है ना, तो 12 लाख की गाड़ी पे जीएसटी लग जाएगा, पर उसमें जो टीसीएस कलेक्ट होगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हाँ कि ना? लेकिन एक बात और मैं उल्टा समझा दूं, टीडीएस में पता क्या बोलते हैं हम, जैसे 10 लाख का रेंट है ना, और मान लो इस पे 1,80,000 का जीएसटी है, तो टीडीएस कितने पे कटेगा? तो वो ना टीडीएस के चैप्टर में बताते थे कि अगर सामने रेजिडेंट है ना, और उससे अलग अलग ये स्प्लिट करके दिखाया हुआ है, सिर्फ 10 लाख पे टीडीएस कटता है। ये टीडीएस के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट में। एक्चुअल में टीसीएस कलेक्ट होता है ना, इसलिए लोग बोलते हैं कि टीसीएस पे भी जीएसटी लगा दो। नहीं, सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई करा, भले ही जो सेलर है वो पैसे भी ले रहा है और टीसीएस भी ले रहा है, पर सिर्फ पैसे जो वैल्यू है सिर्फ उस पे लगेगा जीएसटी, ना कि टीसीएस पे। तो ये है सर्कुलर जो आपको ध्यान रखना है टीसीएस का। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फिर सुनना, सेकेंडरी डिस्काउंट्स जो पहले से आपने नहीं एग्री करे होते, जो पता नहीं होते, सप्लाई होने के बाद आप उसको डिस्काउंट दे देते हो कि ठीक है इतने पैसे मैंने छोड़ दिए, इनको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आपने एक्सक्लूड नहीं करना। पर इसके लिए ना सर्कुलर ने एक बात बोली थी कि आप डॉक्यूमेंट तो यहां भी बना सकते हो, लेकिन उसे ना फिर सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट ना बोलना, वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट है, ना कि 15(3)(b) वाला। तभी मैंने 15(3)(b) के साथ आपको लिखवा दिया था कि वो डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट बनता है जो 34 सेक्शन वाला होता है। तो 34 सेक्शन वाला क्रेडिट नोट बनाने का मतलब क्या है, आप वैल्यू को एडजस्ट करोगे, सप्लाई की वैल्यू को आप एडजस्ट करोगे, लेस करोगे, जीएसटी की एडजस्टमेंट लोगे। लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, आप जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, बस उसको इंटीमेट कर रहे हो कि मैंने तेरे को क्रेडिट करा है, कि मैंने तेरे को क्या करा है, बोलो, क्रेडिट। एक होता है स्टैगर्ड डिस्काउंट, जिसमें क्या होता है, जैसे जैसे सामने वाला ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा खरीदेगा, मैं उसको और डिस्काउंट दूंगा। जैसे होता है ना बाय मोर सेम मोर, कि इतने तक की शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट, इतनी शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट। ये सप्लाई के टाइम पे पहले ही पता होती है हमें। जैसे आप शोरूम से लो, आप 10,000 की शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट, 15,000 की शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट, तो वो तो डिस्काउंट कट के ही जीएसटी लगेगा, ये लिखा हुआ, क्योंकि वो तो 15(3) में ही कवर हो रहा है, 15(3)(a) में ही कवर हो जाएगा, बल्कि बी में डालने की जरूरत ही नहीं उसे। लिख देता हूं यहां पे द वैल्यू ऑफ 15(3)(a), 15(3)(a), 15(3)(a) ही पूरा कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट सुनना क्या है गौर से, ये ना पॉइंट सुनना पहले। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ने कस्टमर तक पहुंचना है, लेकिन वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, बीएफ बीसी। अब क्या हुआ, मान लो बैंक ने ना कस्टमर से 100 रुपए रिकवर करने हैं, लेकिन बैंक को पता है कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैंने 2 रुपए इसे भी देने बीएफबीसी को। तो बैंक ने क्या करा, कस्टमर से ना 100 + 2 रुपीज मांग लिए। अब मैं फिर वही फंडा कहूंगा, ये कोई इनकम टैक्स थोड़ी है जो बैंक बोले कि 2 रुपए तो देखो मैंने खर्च कर दिए, तो 2 रुपए मैंने जो आपसे लिए हैं मैं उस पर क्यों जीएसटी लगाऊं। नहीं, जीएसटी पूरे 102 पे लगेगा, यही पॉइंट है। वरना अगर हमें खर्चे लेस करने का मौका मिले, हम भी इतने सारे दिखा दें, यहां खर्चा हो गया वहां खर्चा हो गया, हमारी फीस जो है ग्रॉस उस पर जीएसटी लगेगा। हम उसे जितना मर्जी बोले जाएं, ये लग गया वो लग गया, जो आपने कस्टमर से ले लिया उस पर जीएसटी लगेगा, बात खत्म। इसमें ना थोड़ा ये लिखा हुआ है कि बीएफबीसी ना कस्टमर से नहीं लेता, बीएफबीसी बैंक से पैसे लेता है, और बैंक वाला कस्टमर से ले लेता है।
तो बीएफबीसी मॉडल में माना ही जाएगा बैंक एक तरह कस्टमर को सर्विस दे रहा है, भले ही उसका खर्चा हो रहा है बीच में, पर सर्विस तो बैंक ही दे रहा है ना। तो जो उसने पैसे ले लिए इंटायर वैल्यू पे, उस पे जीएसटी लगेगा, चाहे वो बीएफबीसी मॉडल के थ्रू पैसे लें चाहे वो डायरेक्ट लें। तो इसकी ना मैंने डायग्राम आपको वहां भी बनवा रखी है आपकी मेन बुक के अंदर। तो यहां मेरी तरफ से आपका ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ये हो जाता है समाप्त। पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसके क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं इसमें, आएगा न्यूमेरिकली। और जब न्यूमेरिकल करोगे ना, नोट्स जरूर ध्यान से उसके देखना, क्योंकि नोट्स सारे इसी से उठा के लिखे होंगे जो आपने यहाँ बेहरक में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।